पेपर में सवाल आता है, इधर देखें भाई, पेपर में सवाल आता है हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये वो लोग हैं माय डियर 114 के एक वाले जिन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। हां, इसमें आप पेपर में 1A भी लिखाइएगा, इंडिविजुअल्स ने भी रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट 2 है, ये पेपर में सवाल आता है व्हेन अ रिटर्न इज, ये आप लोग ने वीडियो सुननी है बार बार, व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट, या कई दफा ये आता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिए व्हेन इट इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट। तो इफ इट डज नॉट फुलफिल दीज कंडीशंस देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट रिटर्न वो है जो ये शराइत पूरी करे और इनकम्प्लीट वो है जो ये शराइत पूरी ना करे। ये कभी सवाल नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए, इस रैंड में आज अल्लाह करें कि इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल की जा सकती है, उसके बारे में पूरी डिटेल है। ये सवाल बहुत ज्यादा आया है, which persons are required to furnish a return of income for a period of less than 12 months। तो बोलना है आपने कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर दीज पर्संस टू फाइल अ रिटर्न। लेकिन एक बड़ा कमाल सेक्शन है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर ये बंदा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम 114 वाली 12 महीने से कम वाली ना जमा करवाए तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक जनरल सवाल है, लोग पाकिस्तान में रिटर्न जमा नहीं कराते थे। अब आज आप लोगों ने नोटिसेस देखने हैं हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं जो कमिश्नर भेजता है। कमिश्नर ना एक नोटिस भेजता है उस बंदे को जिस बंदे ने, खोलो किताब, कमिश्नर नोटिस भेजता है उस बंदे को जिस बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई। अगर उसने 5 साल से जमा नहीं कराई तो 10 साल की मांग ली जाएगी, अगर उसने 5 साल में कोई 1-2 दफा जमा करा दी है तो उससे 5 साल की मांग ली जाएगी। तो ये सवाल आता है कि क्या कमिश्नर नोटिस दे के रिटर्न किसी से मांग सकता है, तो उसमें फिर ये जवाब दे के आएंगे ये नोटिस किस लिए है, रिटर्न नामुकम्मल है या रिटर्न सिरे से जमा ही नहीं कराई। तो ये आज का नोटिस नंबर 1 है हमारी क्लास का, जिसके ऊपर आप नंबर देंगे नोटिस नंबर 1। A person has not furnished a return, commissioner may by notice require him to file it। एक और नोटिस भी है 12 महीने से कम के रिटर्न वाला, इसमें आपकी गलती होने का चांस ली, इसलिए इस नोटिस को मैं कोई नंबर नहीं लगवा रहा। नोटिस नंबर 1, if a person has not furnished a return, commissioner will give a notice। बोले जी कमिश्नर से कौन सा नोटिस आएगा कि आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो इस नोटिस का नाम होगा नोटिस टू फाइल अ रिटर्न। तो आप रिटर्न जमा करवा देंगे 30 दिनों के अंदर अंदर, और ये नोटिस कितने अरसे के लिए इशू किया जा सकता है ये ऊपर लिखा हुआ है। फॉरेन इनकम एसेट वाले से पिछले 50 सालों की भी रिटर्न मांग लें तो कोई मसला नहीं, उसका नहीं बात इधर। अगर एक बंदे को कोई गलती पता चल गई अपनी रिटर्न में तो वो ये शराइत पूरी कर दे और रिटर्न आके क्या कर ले, रिवाइज कर ले। वो रिवाइज अकाउंट्स जमा करवा दे, रीजंस ऑफ रिवीजन जमा करा दे। ये 60 दिनों वाली बातें थीं, और ये पॉइंट सी हमारा जो रहता है इसको भी आज खत्म करें। रिवाइज रिटर्न की एक शर्त है, अगर आपने कभी जिंदगी में रिवाइज रिटर्न जमा करानी है तो बेस्ट जजमेंट से ज्यादा इनकम अगर आपको पसंद है, अमेंडेड असेसमेंट से ज्यादा इनकम अगर आपको पसंद है, 122A था ऑफर ऑफ सेटलमेंट से ज्यादा इनकम आपको पसंद है, कमिश्नर अपील के फैसले से भी ज्यादा टैक्स आप जमा कराना चाहते हैं, आप एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से भी ज्यादा टैक्स जमा कराना चाहते हैं, और आप हाई कोर्ट के फैसले से भी ज्यादा टैक्स जमा कराना चाहते हैं, तो आप जब मर्जी आकर रिटर्न रिवाइज करें, हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। आप लोग, कई दफा होता है ना, हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो आपने कुछ पैसे जमा करा दिए, बाद में आपको ख्याल आया यार हाई कोर्ट ने ही गलत फैसला सुनाया है, एक चीज मैंने हाई कोर्ट से भी छुपा ली थी, एक चीज मैंने हाई कोर्ट से भी छुपा ली थी, कमिश्नर ने ऑडिट में भी नहीं पकड़ी, हाई कोर्ट भी नहीं पकड़ सका। अब आपका ये जागा,
कहते आओ आओ मरहबा 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 मरहबा, ये टैक्स पेयर है, आओ गले में लेता हूं। टैक्सेबल इनकम इन रिवाइज रिटर्न इज ग्रेटर, ग्रेटर करके ले आओ, और अगर रिफंड है तो कम करके, लॉस इन, सॉरी लॉस है, अगर लॉस है तो कम करके ले आओ, लॉस इन रिवाइज रिटर्न इज लेस। तो माय डियर इनकम आप बढ़ा के ले आओ और लॉस आप कम करके ले आओ, तो आओ 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 is greater than the income determined in previous order issued by tax authority or appellate authority। मुझे हाइलाइटर से बताएं टैक्स अथॉरिटीज के कौन से ऑर्डर हैं और एपलेट अथॉरिटीज के कौन से ऑर्डर हैं। मुझे हाइलाइटर से बताएं कि टैक्स अथॉरिटीज के कौन से ऑर्डर हैं और एपलेट अथॉरिटीज के कौन से ऑर्डर हैं। मुझे हाइलाइटर से बताएं कि टैक्स अथॉरिटीज के कौन से ऑर्डर हैं और एपलेट अथॉरिटीज के कौन से ऑर्डर हैं। तो अगर कोर्ट का फैसला या कमिश्नर का फैसला आ गया, यानी कमिश्नर ने आपके घर बेस्ट जजमेंट भेज दी, उससे भी ज्यादा आपका टैक्स बन रहा है, तो आ जाएं आप, हम नहीं आपको रोकेंगे, आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं, आप रिटर्न लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन मार्क मैं तो मिटा दूं, आगे आप और आपके घर वाले जाने। तो आज के नोट्स में यह भी डला होगा कि हमने सेक्शन 114 का 6 का सी पढ़ा है, ये खास तौर पे डला होगा अलग से आज के नोट्स में। डन माय डियर। अच्छा अब जितनी बातें लिंक हो रही थी ना, आज हमने उनको खत्म करना है। इधर ये अल्लाह का शुक्र है हमने पढ़ा हुआ है सेल्स टैक्स के अंदर, ये अल्लाह का शुक्र है हमने पढ़ा हुआ है सेल्स टैक्स के अंदर। नो पेनल्टी 25% पेनल्टी वहां थी 100% शायद, और यहां है 50% पेनल्टी। अच्छा डायग्राम सी बना ले बेशक, आपको शो कॉज, आपने रिटर्न जमा करवाई, आपको शुरू हुआ ऑडिट, आपको शो कॉज नोटिस है, आपने रिप्लाई किया, और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। माय डियर इधर देखें, अगर आपको इधर रिटर्न रिवाइज करने का ख्याल आ गया ऑडिट से पहले पहले, याद है हम ऐसे ऐसे करते थे, ऑडिट से पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करने का ख्याल आ गया रिवाइज करने का, तो कितनी पेनल्टी। अगर आपको ऑडिट शुरू होने के बाद और शो कॉज नोटिस इश्यू होने से पहले, तो कितनी पेनल्टी। गोरी वाऊ वाऊ काटना। और अगर आपको शो कॉज नोटिस के बाद ख्याल आ गया रिटर्न रिवाइज करने का, तो माय डियर यहां पे कितनी पेनल्टी है। 50%। डन डन। फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आ रिवाइज रिटर्न। जमा कराते हुए आपने ये अमाउंट्स पे करनी है। कौन सी अमाउंट्स माय डियर। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले, नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले, वो कहां देख रही है, इधर देखना। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, नोटिस ऑफ ऑडिट आने से पहले, तो जितना टैक्स आपने मारा हुआ है उसमें डिफॉल्ट सरचार्ज डालें, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट डालें, और कोई पेनल्टी जमा ना कराएं। ड्यूरिंग ऑडिट, बोले ऑडिट चल रहा है, ड्यूरिंग ऑडिट, बट बिफोर रिसीट ऑफ, आगे नहीं पढ़ना, ये आप लोगों ने घर में अलग से याद करना है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। फॉर का लफ्ज नहीं पढ़ना आपने, समझते हुए फॉर का लफ्ज नहीं पढ़ना। ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर रिसीट ऑफ, बोले ड्यूरिंग ऑडिट बट बिफोर शो कॉज नोटिस। कितनी पेनल्टी है इसमें, तो कमिश्नर ने टैक्स पॉइंट आउट कर दिया होगा ना ऑडिट के दौरान। और अगर आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस हो, आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस हो, तो टैक्स इवेड प्लस 50%। इफ दिस अमाउंट इज पेड द शो कॉज नोटिस शैल हैव नो इफेक्ट। तो पेपर में सवाल यह आ सकता है कि हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड व्हाइल फाइलिंग आ, पता नहीं आईकेप ने ये हेडिंग क्यों दी है, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। मुझे ये हेडिंग गलत लगती है आईकेप की किताब में, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न, मेरे ख्याल से काट देनी चाहिए। कंडीशंस ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न सवाल आता है पेपर में, वो ये हैं कंडीशंस।
कि ये शराइत हैं फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न कंडीशंस। नहीं, गलती से लफ्ज़ डाला हुआ है, क्या है आई की बुक में। अच्छा, अब माय डियर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, शो कॉज नोटिस क्यों भेजा जाता है? एक ऐसी अजीब सी मिसाल दे रहा हूं, आप बाजार क्यों जाते हैं चीज खरीदने के लिए? आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग समथिंग, जरूरी है मिल भी जाए? बोले जरूरी है मिल भी जाए? कोई जरूरी नहीं चीज मिल भी जाए। शो कॉज नोटिस क्यों इश्यू होता है? फॉर अमेंडमेंट ऑफ, जरूरी है कर भी दें, हो सकता है बंदा खुद ही रिटर्न रिवाइज कर दे। शो कॉज नोटिस क्यों इश्यू होता है? फॉर अमेंडमेंट ऑफ। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्लास के बाद आके कहते हैं हमें लग रहा है अमेंडमेंट हो गई है, तो हमें बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं हम ये लाइन पढ़ के, अमेंडमेंट हो गई है। भाई अमेंडमेंट नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। लॉ बनाने वाला भी बोंगा, अंग्रेजी मुश्किल डाल गया, कहते हैं शो कॉज नोटिस आपको पता है मैं इसलिए इश्यू करता हूं फॉर अमेंडमेंट, लेकिन हो भी जाती है अमेंडमेंट। आप कॉलेज में आए हैं फॉर अटेंडिंग क्लास, क्या क्लास अटेंड कर भी लेते हैं सारे? नहीं, जिंदगी में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास आके भी अटेंड नहीं करते और पूरा क्लास मोबाइल पे लगे होते हैं, पहुंची हुई सरकार जो होते हैं क्लास में। तो आप बताएं शो कॉज नोटिस क्यों इशू होता है? फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। लेकिन बहुत से बच्चे इसको पढ़ के समझते हैं अमेंडमेंट हो गई है तो सर हमें समझा दें जरा क्लास के बता के, ये समझ नहीं आ रहा, मिक्स हो रही हैं चीजें। तो मिक्स इसलिए हो रही हैं कि ब्रैकेट में नहीं डालें, तो ब्रैकेट में आप डाल लें। तो शो कॉज नोटिस माय डियर क्यों इशू होता है? तो समझना है घर में आपने क्या करके, ब्रैकेट वाले को इग, तो 100% आराम से समझ आ जाएगा। और याद करने के लिए फॉर अमेंडमेंट का लफ्ज डाल दीजिएगा। ये सवाल आगे आपको डाल देना चाहिए कि बिजनेस बैंक अकाउंट के बारे में क्या डिटेल है। बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए ना, वरना खर्चे वगैरह भी आपको माइनस नहीं करने देंगे। पावर टू इनफोर्स द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये लफ्ज आएगा पेपर में। पावर टू, मोबाइल इस्तेमाल हो रहा साथ साथ, तो कर लें थोड़ा सा, मैं भी करूं यार मोबाइल। पावर टू इनफोर्स फाइलिंग ऑफ, इनफोर्स करके रिटर्न जमा कराना, क्या करना? इनफोर्स करना। बोर्ड के पास ये पावर है कि एक जनरल ऑर्डर भेज दे जिसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा बट आर लायबल टू फाइल रिटर्न। भाई ये फिक्रा आएगा इंग्लिश में पेपर में कि एक बंदे ने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा, आप बताओ क्या करें? आप बताओ क्या करें? तो फिर उसका गैस बिजली पानी आपने बंद करने। यहां से सवाल बनेगा जो येलो वाली लाइन है। इन 4 बंदों ने इस 4-5 वजह से रिटर्न जमा नहीं करानी, ये तो आपको पता है। वेल्थ स्टेटमेंट में अक्सर ये सवाल आता है कि व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, वो ये हैं, व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट एंड हु इज रिक्वायर्ड टू वेल्थ स्टेटमेंट। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एवरी पार्टनर ऑफ एन एओपी, एवरी पार्टनर ऑफ एन एओपी। ये कहां लिखा है? एवरी पार्टनर शेल फर्निश वेल्थ स्टेटमेंट अलोंग विद द रिटर्न ऑफ एओपी। हर पार्टनर ने भी रिटर्न जमा करवानी है। कैन वेल्थ स्टेटमेंट वंस फर्निश बी रिवाइज्ड? तो बिल्कुल ये भी लफ्ज आ सकता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आज के आपके नोट्स में लिखा होगा सेक्शन 100, नहीं ये भी तो लिखा होगा सेक्शन 114 का 6, पता नहीं किया था, 114 का 6A, ये भी आपके लिए नहीं है। फिर आपके नोट्स में आज के लिखा होगा 116 का 3 का दूसरी लाइन, 116 के 3 की दूसरी लाइन, रिवीजन ऑफ रिटर्न कब तक की जा सकती है? रिवीजन ऑफ रिटर्न, सॉरी रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट कब तक की जा सकती है? तो इसकी माय डियर मैंने आपको मिसाल कराई थी, इसकी मैंने आपको मिसाल कराई थी। क्या रिटर्न आपने फाइल की 30 सितंबर 23 को, उसके साथ आपने क्या जमा करानी है? तो रिवाइज कब तक की जा सकती है? 5 साल के अंदर। तो सारे बोलें जी वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज की जा सकती है? वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज की जा सकती है? 5 साल के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज की जा सकती है? 5 साल के अंदर। देयर इज एन एरर इन लॉ, इसको भी हम सही करेंगे। एक जगह लिखा हुआ है वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ये है, फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ये नहीं लिखा। 30 जून से नहीं गिनना, ये बड़ा मजे की एडजस्टमेंट है।
वाहिद यहाँ पे ये पूरे लॉ में वाहिद जगह है जहां 30 सितंबर से गिनना शुरू करना है, और पूरे लॉ में कोई जगह नहीं है जहां 30 सितंबर से गिनना शुरू करना है। ये वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह, ये जो अलग से रिटर्न असेसमेंट अपील की समरी। तो ये पूरा लॉ वाहिद है जहां से कहां से गिनना शुरू करना है, 30 सितंबर। तो रिटर्न कब तक रिवाइज कर, सॉरी वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकते हैं, ड्यू डेट से 5 साल के अंदर। ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर। इधर लिखा है वेल्थ स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज विद इन 5 years, और इधर लिखा हुआ है रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट एंड रीजंस, कितने रह गया, रिवीजन कैन बी मेड बिफोर द रिसीट ऑफ नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन, इधर लिखा हुआ है शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले की जा सकती है, और इधर लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर की जा सकती है। तो पागल समझा हुआ तो नहीं हमें, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ। बहरहाल इस लाइन को याद करें और समझें पहले, जो दूसरी वाली है। बताएं माय डियर, रिवीजन कब तक की जा सकती है, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस। वो कौन सा नोटिस होता है, अच्छा यार ये यहां पे आप लोगों ने ये नोट कर लिया था जो मैंने कराया था, ये यहां पे मुझे बड़ी फिक्र है आजकल आपकी, यहां पे ये नोट कर लिया था 6A के साथ, कर ले नोट जिसने नहीं किया। ये साथ वाला शतुंगड़ा मतुंगड़ा जो है ना, इस पे नजर रखा करें, ये जो है ना काबू नहीं आता आजकल। आना होता है रोजाना, आना होता है रोजाना, आना होता है, हद हो गई। हमारा दिल दुखता है जब आप लोग नहीं आते। अच्छा साथ वाला जब ना आए पिछले दिन, तो क्या आप उसके कान में कहते हैं कोई ऐसी बात की जिससे उसका दिल दुखे, नहीं कहते हैं। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो इस तरह का कोई फिक्रा जब साथ वाला छुट्टी करता है आप उसके कान में बोलते हैं। अच्छा वो कह रहे ये शेर मरने वाले के लिए है, यार हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी के लिए बना लें ये शेर। एक जगह लॉ कह रहा है कि रिवाइज कर दो जब तक के शो कॉज नोटिस नहीं आ रहा, उससे पहले पहले, और एक जगह कह रहा है 5 साल के अंदर। तो इसका हल भाई आसान है, जहां पे ऐसी बात लिखी हो तो लोग कहते हैं टैक्स पेयर को फायदा दो, तो अपने समझने के लिए रूल लेटर ऑफ बना लेते हैं, लेकिन पेपर में थ्योरी इसी तरह लिख के आएंगे, ये लेटर ऑफ नहीं पेपर में ना लिखाइएगा, अपने समझने के लिए। अगर पेपर में कोई ऐसी डेट डाल दी कि शो कॉज नोटिस आया है 12 सितंबर को और ये डेट है 30 सितंबर, तो बताएं दोनों में से लेटर कौन सी है, 12 सितंबर या 30 सितंबर। तो अगर पेपर में 2 डेट्स दे दे और पूछे किसका कब तक करना है, तो फिर आप लेटर बनाइएगा। लेटर हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, लॉ में नहीं लिखा हुआ। तो असूल क्या हो गया, लेटर ऑफ दिस और लेटर ऑफ दिस, इन दोनों में से जो बाद में हो तब तक आप क्या कर सकते हैं, बोलें। इसके बैक एंड पे थीम ये है कि जब लॉ खामोश हो या लॉ में एम्बिग्युइटी हो तो लोग कहते हैं वो करो जिससे टैक्स पेयर को फायदा हो रहा है। भाई ये खूबसूरत सा करके लिख लिया आप लोगों ने, अच्छा भला किसी को वॉइस नोट भेजने लगते हो वीडियो नोट खुल जाता है, होता है आपके साथ में, नहीं होता। अच्छा जी आगे चलें। एक जगह क्या लिखा हुआ है, वेल्थ स्टेटमेंट कब रिवाइज हो सकती है, 5 सालों के अंदर। दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, शो कॉज नोटिस आने से पहले पहले। तो हमने क्या रूल बना लिया, दोनों में से लेटर ऑफ। चलें जी आगे, बबलू डब्लू शबलू, पेज नंबर 341। अच्छा मैंने भाई आपको बता दिया है कि हमारी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 31 जनवरी को आपको दोपहर को बुला के बाद में फारिग कर दें। फारिग इस तरह नहीं करेंगे कि आप सारे लेटे हों क्लास के अंदर आपको इंशाल्लाह फारिग कर देंगे, फिर आपको फरवरी में एक दिन बुलाएंगे। अगर उसके बाद भी आपके दिल में हुआ कि ये चीज़ भी हमें ज़रा बता दें, ये वाला पेपर, ये चीज़, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे हत्ता कि आप हमारी जान छोड़ दें।
तो यू हैव टू छोड़ फर्स्ट, आई विल नॉट छोड़ यू फर्स्ट। पे 341, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट का बड़ा खूबसूरत सवाल आता है कि ये किसने जमा करानी है। ये ऊपर वाली दो लाइनें लिख के आएंगे, 10,000 और 1 लाख US डॉलर वाली, और क्या पर्टिकुलर्स होंगे वो ये लिख के आएंगे आप। और इसमें यह है कि अगर किसी ने जमा नहीं कराई तो कमिश्नर उससे मांग सकता है। अच्छा अच्छा, अच्छा जी, टैक्स पेयर को चाहिए, ये नोटिस टैक्स पेयर देगा, टैक्स पेयर, हाँ, टैक्स पेयर को चाहिए कि नोटिस दे डिसकंटिन्यूड बिजनेस का बंद होने के बाद 15 दिन के अंदर, और फिर रिटर्न भी जमा करवाए। टैक्स पेयर को चाहिए। अगर टैक्स पेयर नोटिस ना दे, ना बताए, तो फिर कमिश्नर नोटिस भेजेगा। तो इस नोटिस को भी मैं नंबर नहीं डलवा रहा, क्योंकि नोटिस बड़ा आसान है, आपसे ऐसे ही पकड़ा जाने। पेपर में लफ्ज आएगा कि कमिश्नर नोटिस दे सकते हैं ऐसे बंदे को जिसका बिजनेस डिसकंटिन्यू है, तो ये नोटिस आपसे पकड़ा जाने, इसको मैं कोई नंबर नहीं डलवा रहा। एक और नोटिस अभी आने वाला है, उसको मैं नंबर डलवाऊंगा। अभी तक हमने एक ही नोटिस को नंबर डलवाया। अच्छा जी, तो अक्सर सवाल आता है पेपर में, टैक्स पेयर क्या करे, तो फिर आप लोगों ने ये लिख के आने टीपी, और अगर सवाल आए कमिश्नर की क्या पावर है, अगर कमिश्नर को पता चल गया तो फिर आप लोगों ने ये लिख के आना है। अब जो लोग इसको अटेंटिवली नहीं ले रहे, उनको चीजें याद होंगी, सारा चैप्टर 15 रट्टा मारा होता है, पेपर में सवाल समझ नहीं आता, क्योंकि ये छोटी छोटी, यस सर, हद होती है, इंशाल्लाह नहीं कीजिएगा, यस सर, ओके। आज ही हम 117 का 4 आपको पढ़ाएंगे, अटेंटिव हो जाएं सारे। A return furnished here will be treated as assumed। जाहिर बात है, जब आप रिटर्न जमा करा देंगे तो एज्यूम हो जाएगा कि आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू हो गया। तो आज हमने एक और सेक्शन पढ़ा 117 का 4, जो 120 में हम ऑलरेडी कई दफा पढ़ चुके हैं। तो इधर वाली रिटर्न का स्टेटस भी बोलें क्या है। तो पेपर में सवाल आया कि बिजनेस डिसकंटिन्यू होने की रिटर्न टैक्स पेयर ने खुद जमा करा दिया, इसका स्टेटस बताएं। मैरिटल, ये बता के आएंगे, डीम्ड असेस्ड। अच्छा बच्चों, आपको भूल चुका हुआ है, अगर कंपनी का ईयर एंड जनवरी से जून है तो कंपनी ने दिसंबर में आना है। अच्छा, मुझे अब क्या करता, मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रही थी। एक मेरे पास ऑप्शन ये थी कि एक्स्ट्रा क्लास में आज पूरे चैप्टर की रिवीजन कराता, लेकिन वो मैंने अभी करवा दिया है, और अब एक्स्ट्रा क्लास में इसके जो पास्ट पेपर 2-3 रह गए हैं वो करवाने पड़ेंगे। अब आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सपोर्ट चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास में आ जाइएगा, ना आइएगा तो घर में ले लीजिएगा। कितने लोग ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन 2 ये थी, क्लास कौन सी होती है, चलो शाम को ले लेना। तो मेरे पास ऑप्शन अब यही थी, बेहतर था मेरे से चैप्टर रिवाइज हो जाए, लेकिन पास पेपर भी कैसे टेस्ट हो रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कल आपको होमवर्क में दिए थे, वो आज डिस्कस करने हैं मैंने, और उसमें नोटिस के ऊपर बहस करनी है। अच्छा, तो अच्छा माय डियर, अगर अभी आधा घंटा आज पता नहीं मैंने ज़ाया किया क्या किया, आई डोंट नो। जनवरी शायद आपको में से किसी को फायदा हो गया हो। अगर जनवरी से जून है तो आप कब आ जाएं, दिसंबर में, और अगर जुलाई से दिसंबर है, सितंबर में। ये रूल किनके लिए हैं, कंपनीज के लिए। और सैलरी वाले ने इलेक्ट्रॉनिक फाइल रिटर्न जमा करनी है। सैलरी के रिटर्न जमा कराने का अगर 1-2 नंबर का सवाल आया तो वो ये पॉइंट 2A में से आएगा कि सैलरी वाले ने कैसे रिटर्न जमा करानी है। और इंडिविजुअल एओपीस के लिए जनरल रूल है कि 30 सितंबर तक जमा कराएं हर सूरत में। अच्छा जी, अगर आप रिटर्न जमा नहीं करवा सके 30 सितंबर तक, तो माय डियर 30 सितंबर से पहले जाके बताएं। इन रीजंस की वजह से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि आप रिटर्न जमा ना करवाएं टाइम पे, कोई मसला नहीं। और आपको 15 दिन की छूट मिलेगी, ज्यादा की भी मिल सकती है, लेकिन अगर छूट नहीं मिल रही तो आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं, लेकिन चाहे चले भी जाएं तो डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। ये बातें कितने लोगों को तकरीबन 80% याद आ गई हैं आज रिवाइज करने से। अच्छा, अब मुझे बता दें कि असल में ये काम आपने अब घर में करना है कि रिटर्न ऑफ इनकम में पहला 1 और 1 है, ये था कि किस किस ने रिटर्न जमा करानी है। इस तरह की अगर कोई समरीज बना ले, 1 और 1A में ये था कि किस किस ने रिटर्न जमा करानी है, और 2 में ये था रिटर्न कब कंप्लीट समझी जाती है, और 3 में ये था कि अगर 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करानी हो तो क्या सीन है, और 4 और 5 में ये था
कि किसी बंदे ने रिटर्न जमा नहीं कराई तो उससे कितने सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है, जिसको हमने नोटिस नंबर 1 कहा था। और 6 में था रिवाइज रिटर्न जमा कराने की शराइत, और 6A में आज पढ़ा है हमने रिटर्न जमा कराएं तो 25% पेनल्टी, 0% और 50%। ये इस तरह रिवीजन हम किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह अपने जमाने में, और 6-6 7-7 दफा बुक खत्म कर लेते थे। ये आपको कोई मुबालगा राय नहीं कर रहा, 6-6 7-7 दफा बुक खत्म कर लेते थे। एक एक थ्योरी पता होती थी कहां से आई है। तो इसलिए एफर्ट करते हैं तो कोई काम नहीं, बिल्कुल आसान काम है, कोई मसला ही नहीं चीजों का, बट शर्त यह कि एफर्ट करने। हत्ता के सीए फाइनल का, कैफ की तो दूर की बात है, सीए फाइनल का पूरा पेपर आता था सिवाय 3 नंबर, मुझे याद आ रहा था किस सफे पे लिखी हुई है थ्योरी, ये नहीं याद आ रहा था वहां लिखा क्या हुआ है, तो अब सफा याद आ गया था किताब का कि इस सफे पे लिखा था। तो एक एक चीज को अच्छे तरीके से आप टाइम दें, यू कैन कंफर्टेबली डू इट। बिजनेस बैंक अकाउंट हो गया, पावर टू इनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला हो गया, विडो वाला हो गया, वेल्थ स्टेटमेंट होगी, फॉरेन नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस में पहले 2 पॉइंट अलग थे, तीसरा पॉइंट अलग था। मेथड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, कंपनी का अलग है, इंडिविजुअल का अलग है। एक्सटेंशन की बातें हैं। असेसमेंट, हालांकि इसकी रिवीजन हो चुकी है लेकिन फिर भी करेंगे। असेसमेंट्स, अच्छा जब आप रिटर्न्स का चैप्टर खत्म करते हैं तो शुरू हो जाता है किसका? माय डियर, जब आप मुकम्मल रिटर्न जमा करा देना तो उसका स्टेटस बन जाता है एज्यूम्ड असेसमेंट। और एक सवाल है कि आपको जरूर बनाना चाहिए कि मुकम्मल रिटर्न का स्टेटस क्या है, और इसके साथ ही आईकैप को यह सवाल बनाना चाहिए 122 में से भी, 122 में से भी सवाल बनाना चाहिए कि रिवाइज रिटर्न का स्टेटस क्या है। रिवाइज रिटर्न का स्टेटस है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, और ओरिजिनल रिटर्न का स्टेटस है असेसमेंट ऑर्डर। उसका नाम नॉर्मल भी है, एज्यूम्ड भी है, डीम्ड असेसमेंट भी है। ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर। माय डियर, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स का सवाल तो आपको पकड़ा जाएगा, इसकी टेंशन नहीं मुझे, 2A की। अगला सवाल ये जी आज का नोटिस नंबर 2 है। ये उस बंदे को नहीं आ रहा जो बंदा रिटर्न जमा नहीं करा रहा, ये उसको कमिश्नर नोटिस भेज रहा है जो जमा करा रहा है लेकिन इसने कोई चीज साथ मिसिंग की है, जो होमवर्क के सवाल के अंदर पता नहीं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 में से कोई था, पता नहीं शुरू वाले 8वें 9वें सवाल में से था, पता नहीं, अब आप लोगों को सवाल नंबर भी नहीं याद होते। अच्छा जी, मैंने तो होमवर्क किया तो सवाल नंबर आपको मैं बता देता, इतना तो बंदे को याद होता ही है। अच्छा जी, अब छोड़े, क्वेश्चन 6 बता दिया किसी ने। तो अब माय डियर, अगर एक बंदा रिटर्न ही जमा ना कराए तो सेक्शन 114, और अगर एक बंदा रिटर्न जमा करा दे लेकिन इनकम्प्लीट हो तो ये फिर होगा, और आप इतने दिनों में कमिश्नर आपसे मांग सकता है। डन? अच्छा, अब 3 बातें हैं, 3 बातें इधर देखें। ये आपका साल है, ये आपका साल है, आप इंडिविजुअल हैं तो आपने रिटर्न यहां तक जमा करवानी है, ठीक है। और अभी हम पढ़ के आए हैं इसके 5 साल के अंदर अंदर, इसके 5 साल के अंदर अंदर आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं। ओके माय डियर, इसके 5 साल के अंदर अंदर आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं, या शो कॉज नोटिस आने वाला हो तो उससे पहले पहले, विच एवर इज लेटर, वो अलग बात है। दूसरी बात, इसके फाइनेंशियल ईयर के एंड के 180 दिन के अंदर अंदर कौमी आपको कह सकते हैं आपकी रिटर्न नामुकम्मल है, जल्दी से आके इसमें कमी पूरी करें, यह अलग है। और अगर आपका ऑडिट शुरू हो गया, रिटर्न मुकम्मल थी, आपका ऑडिट शुरू हो गया है, तो फिर यहां से 5 साल के अंदर अंदर एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, क्योंकि इधर एज्यूम्ड वाला इश्यू हो चुका है ना, तो वो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है। तो वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज की जा सकती है यहां से 5 साल के अंदर। अगर आपकी रिटर्न नामुकम्मल है तो यहां से 180 दिन के अंदर वो मांगी जाएगी। और अगर आपको ऑडिट शुरू हो गया है और एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड करना है तो वो यहां से 5 साल के अंदर, वो सेक्शन 122 है। अब अगला सवाल आता है माय डियर कि बेस्ट जजमेंट किन लोगों की जा सकती है। वो सवाल आसान है, उसके बाद एक इसमें रहता है, मुझे पता है, पॉइंट 3 वो मैं इंशाल्लाह करा दूंगा। बेस्ट जजमेंट जो है माय डियर, आपको मजे की बात बताऊं, बेस्ट जजमेंट ना
यहां से 6 साल के अंदर की जाती है, या नहीं, मेरे ख्याल से यहां से बेस्ट जजमेंट यहां से 6 साल के अंदर की जाती है। पढ़ के आए जरा, देखें देखें देखें, देख के आए जरा। फ्रॉम द एंड ऑफ, अच्छा, अमेंडेड असेसमेंट यहां से 5 साल के अंदर, और बेस्ट जजमेंट यहां से, देखे ना, देख लें भाई, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे आपने साथ साथ पढ़ा नहीं हुआ। मुझे ऐसे ना देखें जैसे आपने साथ साथ पढ़ा नहीं हुआ। 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, सोतों को जगा दें और बातें करने वालों को चुप करा दें। भाई चुप का रोजा रख लें। हाइब्रिड में इतने नेड़े हो के आप लोग बातें कर रहे हैं, इससे पता नहीं कौन सी राज की बातें हैं। अच्छा जी, एक सेक्शन है हमारा जो मेन है, उसका नाम है अमेंडमेंट ऑफ। तो एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विद इन 5 years। अच्छा, इसमें माय डियर जो मशहूर जमाना सवाल है ना, वो टाइम लिमिट का है और सरकमस्टांसेस का है। टाइम लिमिट अगर आपने फर्स्ट अमेंडमेंट करनी है तो 5 साल है, और अगर आपने फर्दर करनी है, बार बार करनी है, तो लेटर ऑफ 5 year और 1 year। और सरकमस्टांसेस आपको पता है 5 और 5A में है, और ये 122(2) में है, और ये 122, तो 122(3) में क्या है फिर? रिवीजन ऑफ रिटर्न, रिवीजन ऑफ रिटर्न 122(3) में। तो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब की जा सकती है? जब प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, या कोई इनकम स्केप हो गई है, किसी हेड में मिस क्लासिफाई हो गई है, या कम डिक्लेयर हो गई है। तो फिर बाकी पॉइंट्स में क्या है? 2 और 4 वो हो गया, 3 वो हो गया, 5 और 5 है वो हो गया, तो 6 में है इशू करेंगे। मेक करना जरूरी नहीं, मेक करके इशू करना। 8 में तो डेफिनेट इंफॉर्मेशन की 2 नंबर की डेफिनेशन अक्सर आ जाती होती है आई कैप में। डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या होती है? 9वां बड़ा मजे का है, असेसमेंट अमेंड नहीं कर सकते जब तक के शो कॉज नोटिस ना दे दें, और जब शो कॉज नोटिस दे दें तो उसके 180 दिनों के अंदर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करनी जरूरी है। यार ये सेक्शन ही अलग है बिल्कुल। अगर आपके घर, चुप, कभी कभी गुस्से से भी साथ वाले को चुप कराया करें। चुप कर जा, वरना मैं तो खुद चलना मुश्किल हुआ था कई दफा मेरे लिए। आजकल बच्चों में कमर की दर्द हो रही है, पता नहीं बर्गर खा के। अच्छे बड़े बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, सर गोडों में दर्द हो रही, सर कमर में, सर चला नहीं जा रहा, सर कुछ नहीं, क्या सर रुकू नहीं। अच्छा, अब आप 40 तो समझ आती हैं ये चीजें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये क्लास, मुझे बताएं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर? भाई कमिश्नर भेजता है या कमिश्नर के छोटे भेजते हैं? आमतौर पे कमिश्नर के छोटे भेजते हैं। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, या आज बंद कर दो दरवाजा, आज कोई क्लास खत्म नहीं होनी, इंशाल्लाह 1:50 पे दोबारा मिलेंगे। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, माय डियर, अगर कमिश्नर के छोटों ने इशू किया है तो कमिश्नर अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, कमिश्नर जो है ना रिवाइज करते हुए नुकसान नहीं पहुंचा सकता टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये आएगा पेपर में इस नाम से, रिवीजन बाय कमिश्नर। और रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर ये था कि कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज चीफ कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक सूरत में है, जब एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देना हो या तो ये एक 2 नंबर का सवाल इस तरह आ सकता है। रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस की कहानी ये है कि, इधर देखें माय डियर, ये भी आज देख लें, ये एडीआरसी नहीं है, ये कुछ और है, ये एडीआरसी नहीं है। समीउल्लाह, एडीआरसी ये है कि आप किसी कोर्ट में जाके अपील कर चुके हैं और वहां से तंग आके एडीआरसी में आए, और ये है
कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आप थोड़ा हल्का मंगवाना चाहते हैं। आप मान गए हैं कि काटना चाहिए अब टैक्स वालों को मुझे, लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा पांव की साइड से हल्का सा कोई टक लगा के चला जाए, बस कुछ ज्यादा आके सीने के ऊपर हमले ना करें। तो अमेंड ये होता है, ये पेपर करीब आते हैं, होता है इस तरह। अच्छा माय डियर, अगर आप अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं और हल्का वाला मंगवाना चाहते हैं तो हमारे से राब्ता करें, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी, मेरे पास नहीं। अगर आप हल्का वाला अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं तो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी बनवा लें। वो आपको कौन सा वाला ऑर्डर बनवा देगी? हल्का वाला। तो ये कौन सा सेक्शन है माय डियर? एग्रीड असेसमेंट इन एग्रीड असेसमेंट, हल्की वाली असेसमेंट होगी सही आपकी, लेकिन हल्की वाली इन सर्टन केसेस। इसका नाम ओवरसाइट कमेटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी नहीं है इसका नाम। अच्छा जी यार, कच्चा असेसमेंट तो आसान है, आपका ना कभी कभी कंसील्ड एसेट पकड़ा जाएगा। भाई चुप करें ना, सेकंड लास्ट रो में फीमेल। आपका कच्चा वाला असेसमेंट ऑर्डर आएगा आपके घर, जब आपका कोई कंसील्ड एसेट पकड़ा जाएगा तो इसे कहते हैं कच्ची असेसमेंट, और कच्ची को जल्द अज जल्द पक्की किया जाएगा। और ये 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है कि आपकी किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है तो इसको कैसे असेस करेंगे टैक्स वाले। अच्छा जी, इसकी टाइम लिमिट्स भी फिर दी हुई थी। बस एक मिनट में मैं वाइंड अप करता हूं क्योंकि इसकी रिवीजन बार बार हुई है। 20 मिलियन से कम वाले केसेस कमिश्नर अपील, और ज्यादा वाले केसेस एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप कमिश्नर अपील के फैसले से मुतमईन नहीं तो हाई कोर्ट चले जाएं, अगर आप एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से मुतमईन नहीं तो हाई कोर्ट चले जाएं। कमिश्नर अपील के पास आप ये वाली केसेस लेके जा सकते हैं, ये तरीका है अपील करने का। इतने दिनों में आपने अपील करनी है, और प्रोसीजर इन अपील, अपील के दौरान वो आपको बुला लेगा, लेकिन अगर उसके दिल में रहम का मादा जाग जाए तो आपको 30 दिन की छूट दे देगा टैक्स जमा कराने की। फर्दर 30 दिन की छूट भी दे सकते हैं, लेकिन इन 30 दिनों में उसको फैसला सुनाना पड़ेगा। और फैसले 3 हैं, वो अगले सफे पे हैं, इसी पे कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। और आपकी असेसमेंट बढ़ नहीं सकती 32 से 35 अनलेस के टैक्स पेयर को बता दिया जाए पहले। अगर एओपी की असेसमेंट अमेंड होगी तो पार्टनर्स की भी अकॉर्डिंगली हो जाएगी। कमिश्नर अपील ने माय डियर फैसला सुनाना 120 दिन में, ये याद रखें बात सारे। कमिश्नर अपील ने कितने दिनों में फैसला सुनाने? टू कंफर्म, मॉडिफाई और एनल, ये उसके फैसले हैं, ये टाइम लिमिट है। इसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल कैसे बनता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एपलेट ट्रिब्यूनल केस सुनेगा वो वाले जो कमिश्नर ने आपको तंग किया 20 मिलियन से ज्यादा। इधर भी आपने 30 दिनों में आने, लेकिन इधर डिमांड नोटिस का लफ्ज नहीं है। बातें ना करें ना हाइब्रिड में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। इधर डिमांड नोटिस का लफ्ज नहीं है, इधर किस चीज का लफ्ज है? ऑर्डर मिलने का। ऑर्डर मिलने के 30 दिन में। उधर किसका लफ्ज था? डिमांड नोटिस के। तो अपील का तरीका वही है, और अपील आप 30 दिनों के बाद भी कर सकते हैं। अगर एपलेट ट्रिब्यूनल के जज को रहम आ गया तो आपको 90 दिन की छूट दे देगा, अब आप टैक्स जमा नहीं करवाएं, अब आप टैक्स जमा ना करवाएं। एपलेट ट्रिब्यूनल को जो आपने अपील की है उसका फैसला वो 90 दिन में सुनाया करेगा। फैसला वही आएगा, कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। लेकिन 2 और भी हैं इधर, 2 और भी हैं। अच्छा, ये उनके फैसले हैं। वैसे एपलेट ट्रिब्यूनल के बाद जब आप जाएंगे ना, वो कहेगा यार ईडीआरसी चले जाओ। अगर आप नहीं मानेंगे ईडीआरसी जाने पे, तो फिर वो आपको क्या कहेगा कि डेट्स ले लो, इन डेट्स को आके सुन लेना। अब मुझे जाते जाते बता दें, कमिश्नर अपील को और एपलेट ट्रिब्यूनल को हमने 30 दिन में अपील करनी होती है। कमिश्नर अपील ने 120 दिन में फैसला सुनाना होता है, और एपलेट ट्रिब्यूनल ने दोनों का फैसला कंफर्म, मॉडिफाई और एनल है। लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले में ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा हैं, और एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे फाइनल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ऑफ लॉ है या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, तो आप केस को लेके कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। ये ताजा कल हमने पढ़ा था, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। बाकी एडीआरसी रिवाइज करना है तो वो मैं नहीं करा रहा। इंशाल्लाह 1:50 पे मिलते हैं। आई होप आई हैव वेस्टेड योर 30 मिनट्स।